मीटिंग लॉक कर दो। So we have a rise of nationalism in Europe. Nationalism का मतलब क्या होता है? Nationalism का मतलब है feeling of unity या oneness. Right? ये feeling of unity या oneness कैसे आ सकती है? When you have something in common. जब आपके पास कुछ कॉमननेस होती है, जब आपके पास कुछ कॉमन होता है, देन ये कॉमननेस यूनिटी की फीलिंग क्रिएट कर सकती है. नाउ ये कॉमननेस की फीलिंग कैसे आएगी? When you have a common culture, common religion, custom, language, ऐसी बहुत सारी चीजें, राइट? हम इनके बारे में पढ़ेंगे जब हम रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे. रोमांटिसिज्म नाम का एक टॉपिक है, तो जब हम रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कल्चर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, किस तरीके से ग्रीस ने अपने कल्चर को इस्तेमाल करके ये शो करने की कोशिश की कि वो सुपीरियर है. इस तरीके से जर्मनी ने अपने कल्चर को आगे रखने की कोशिश की. रिलीजन में इस तरीके से ग्रीस ने अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम करने के लिए अपने रिलीजन का, क्रिश्चियनिटी का सहारा लिया. लैंग्वेज, व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिश फ्रीडम स्ट्रगल, टॉक अबाउट लैंग्वेज, कि किस तरीके से लैंग्वेज आपको यूनाइट कर सकती है, किस तरीके से लैंग्वेज एक फीलिंग ऑफ कॉमननेस क्रिएट कर सकती है, और किस तरीके से लैंग्वेज आपको यूनाइट कर सकती है. आज मैं और आप यूनाइटेड तरीके से बात क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज लैंग्वेज हमारे बीच में एक कॉमननेस क्रिएट कर रहा है. अगर मैं अभी तमिल लैंग्वेज बोलना शुरू कर दूं जो मुझे नहीं आती, या मराठी बोलना शुरू कर दूं जो मुझे थोड़ी बहुत आती है, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को नहीं समझ में आएगा. बहुत सारे लोग इल्ले इल्ले बोलना शुरू कर देंगे, भाई ये बोल क्या रहा है. बहुत सारे लोग क्लास को छोड़कर जाना शुरू कर देंगे, तो समझ ही नहीं आ रहा, राइट? तो कई बार लैंग्वेज भी लोगों को यूनाइट करती है. हम इसके बारे में नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ठीक है ना? ये जो फीलिंग ऑफ यूनिटी या वननेस है, क्या वो एक दिन के अंदर डेवलप हो जाती है? नहीं. फीलिंग ऑफ यूनिटी या वननेस को डेवलप होने के लिए काफी टाइम लगता है, एंड इट ऑलवेज डेवलप इन फेजेस. इस तरीके से नेशनलिज्म इन इंडिया का फेज 1857 से शुरू हुआ था. 1857, जब हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जब हम झांसी वाली रानी की बात करते हैं, तानिया तोपे, मंगल पांडे की बात करते हैं, इसी तरीके से इफ यू टॉक अबाउट नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप का फेज कब शुरू होता है? जब नेशनलिज्म की फीलिंग आनी शुरू होती है. और नेशनलिज्म की फीलिंग कब आती है? इन 1789. अब ये 1789 को क्या हुआ था? तो वी हैव अ ईयर कॉल्ड 1789. 1789 के बारे में आपने एक चैप्टर में पढ़ा है, दैट वाज कॉल्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन. कि 14th जुलाई 1789, 14th जुलाई 1789 को स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल होता है. स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आता है, एक रेवोल्यूशन क्रिएट होता है, जिस रेवोल्यूशन को हम पढ़ते हैं इन फ्रेंच रेवोल्यूशन. 1789 से पहले की सोसाइटी को हम ओल्ड रिजीम सोसाइटी भी कहते हैं. ओल्ड रिजीम सोसाइटी जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की में बिलीव करती है. ओल्ड रिजीम सोसाइटी जो कि डिवाइन पावर में बिलीव करती है. तो एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट मोनार्की, उस टाइम पे किंग कौन है? किंग यहाँ पर है लुइस 16. ना लुइस 16 के एक फोर फादर थे, लुइस 14. लुइस 14 से एक बार पूछा गया एक इंटरव्यू में कि सर व्हाट इज द स्टेट. अगर आज आपसे कोई पूछा जाता है कि स्टेट का मतलब क्या होता है, आप बोलते हो स्टेट. स्टेट हैज 3 ऑर्गन्स. द फर्स्ट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसे एग्जीक्यूट करना, जुडिशरी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसे सॉल्व करता है. लेकिन जब लुइस 14 से पूछा गया था व्हाट इज स्टेट, उसने कहा आई एम द स्टेट. इट मीन्स आई एम द लेजिस्लेचर, आई एम द एग्जीक्यूटिव, आई एम द जुडिशरी. कंट्री के लिए लॉ कौन बनाएगा? मैं. उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा? मैं. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व कौन करेगा? जज की कुर्सी पर कौन बैठेगा? मैं.
तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की की सारी पावर किसी एक पर्सन के पास कन्फाइंड है. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की. व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइन पावर? डिवाइन पावर का मतलब ये होता है कि भगवान ने मुझे चुना है तुम्हारे ऊपर रूल करने के लिए. मैं किंग इसलिए नहीं बना हूं क्योंकि मैं खुद किंग बनना चाहता था. मैं किंग इसलिए बना हूं कि भगवान चाहते थे. राइट? क्योंकि भगवान चाहते थे तो भगवान ने मुझे चुना है तुम्हारे ऊपर रूल करने के लिए. मुझसे पंगा मतलब भगवान से पंगा. क्योंकि सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव थी, क्योंकि सोसाइटी भगवान में बहुत बिलीव करती है, भगवान से बहुत डरती है, तो क्या इनसे पंगा लेगी? नो नहीं. सर. राइट? क्यों? बिकॉज किंग के बारे में कहा जाता है कि किंग किंग इसलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो किंग हो. मतलब किंग इज किंग बिकॉज गॉड wants them to be the king. किंग किंग इसलिए है क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि वो किंग बने. राइट? इसीलिए जब भी मोनार्कियल सेरेमनीज होती हैं वहां पर इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि इस चीज को प्रूव किया जाए बाय होली वाटर, और पूरा जो आप हॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है. तो वी हैव एब्सोल्यूट मोनार्की. ड्यू टू वेरियस रीजन देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन 1789, और अभी तक जो सिस्टम एब्सोल्यूट मोनार्की से रन कर रहा था, इस रेवोल्यूशन की वजह से चेंज होकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में शिफ्ट हो जाता है. राइट? तो 1789 के बाद जो रेवोल्यूशन होता है वहां पर एक मोनार्कियल सिस्टम फॉर्म होता है, एंड दैट मोनार्कियल सिस्टम इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम. दैट मोनार्कियल सिस्टम इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम. बट ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ? इसका मेन रीजन क्या था? इसका मेन रीजन पावर्टी था? नहीं, पावर्टी तो बहुत पहले से भी था. इसका मेन रीजन एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है? नहीं. जब तक राजा महाराजा रहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है. वो नहीं चाहते कि वो किसी के साथ पावर शेयर करें. फिर ये रेवोल्यूशन हुआ क्यों? इसमें सबसे बड़ा रोल आता है फिलोसफर्स का, जिन्होंने लोगों को अवेयर करना शुरू किया, जिन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि अभी तक आप जिस आइडियोलॉजी के साथ, जिस फिलॉसफी के साथ जी रहे थे कि किंग के पास डिवाइन पावर होती है, किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, किंग किंग इसलिए है क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि किंग हो, उनके ऊपर बहुत सारे फिलोसफर्स ने क्वेश्चन मार्क क्रिएट करना शुरू कर दिया. ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स थे जिन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया. जैसे वोल्टायर. वोल्टायर इज वेरी क्रिटिकल ऑफ चर्च. राइट? और वो गॉड को भी नहीं मानते थे. ही वॉज एथिस्ट. वो बोलते थे कि गॉड, आपको लगता है गॉड होता है? अगर गॉड होता भी है तो गॉड इज अ कॉमेडियन. गॉड, वैसे उन्होंने जोकर वर्ड यूज किया था बट मैं कॉमेडियन वर्ड यूज कर रहा हूं. गॉड, गॉड इज अ कॉमेडियन. वो उन लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जानते कि हंसते कैसे हैं. Might be he was thinking about the third state. फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ने थर्ड स्टेट के लोगों की वो हालत कर दी थी कि वो हंसना तो चाहते हैं बट उनके पास कोई रीजन नहीं है. और जिस पॉवर्टी के अंदर, जिस सर्कमस्टांसेस के अंदर वो रह रहे हैं, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है. तो वी हैव वोल्टायर. देन वी हैव जॉन लॉक. जॉन लॉक ने लोगों को बताना शुरू किया कि एब्सोल्यूट मोनार्की, डिवाइन पावर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है. इन शॉर्ट, ये जो सिस्टम, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था, ये पूरा सिस्टम किंग सेंट्रिक था. If you talk about absolute monarchy, the absolute monarchy
decide over a common phenomena or common world, that is king centric approach. यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि आपकी टेरिटरी कितनी बड़ी है, यहाँ पर ये मायने रखता था कि आपका किंग कौन है। क्यों? बिकॉज किंग डिसाइड करता है कंट्री के अंदर कौन सा लॉ बनना चाहिए, किंग डिसाइड करता है कि आप उसे इंप्लीमेंट किस तरीके से करोगे, और किंग ही डिसाइड करेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। किंग सेंट्रिक। बट जब मॉडर्न आइडियाज प्रोपेल होने शुरू हुए सोसाइटी के अंदर, जब मॉडर्न आइडियाज के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया, जब ब्रिटेन के अंदर 1688 के अंदर 1688 डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होनी शुरू हुई, देन फ्रांस के लोगों को भी रियलाइज हुआ, राइट, फ्रांस के लोगों को भी रियलाइज हुआ कि अभी तक जो हो रहा है उनके साथ वो गलत हो रहा है। और डेमोक्रेसी आपको ये बताती है कि कोई भी कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, इसकी डेस्टिनी कोई रूलर डिसाइड नहीं करता। मतलब मोदी साहब ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये कंट्री किस डायरेक्शन में जाएगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये यहाँ पर रहने वाले खुद लोग डिसाइड करते हैं। मतलब उन मॉडर्न आइडियाज की वजह से लोग क्या चाहते थे, लोग एक सिस्टम में चेंज लाना चाहते थे। वो चेंज क्यों लाना चाहते थे? बिकॉज जो पुराना वाला सिस्टम था, उस पुराने सिस्टम में हर चीज सेंट्रिक है, और वो एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जहां पर हर चीज सिटीजन सेंट्रिक हो, पीपल सेंट्रिक हो। बिकॉज अगर मैं किसी नेशन की बात करता हूं, नेशन की डेस्टिनी कौन क्रिएट करता है? नेशन की डेस्टिनी वहां के लोग क्रिएट करते हैं। नेशन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, नेशन का फ्यूचर प्लान क्या होगा, कौन डिसाइड करता है? वो वहां के रहने वाले लोग डिसाइड करते हैं। कोई भी एक पर्सन किसी भी कंट्री का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, राइट। सो यहाँ पर उस रेवोल्यूशन का मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव एक ऐसा सिस्टम लाना था जहां पर लोगों के पास राइट्स हो, जहां पर लोग अपने डिसीजन खुद ले पाए। So we have this people-centric approach. So by this revolution, they just want to change the sovereignty. Sovereignty का मतलब होता है decision making power. In the sovereignty from king to citizen. But उनका इस रेवोल्यूशन को करने का जो मेन मोटिव था वो पूरा हुआ नहीं। यहाँ पे सारी पावर किसके पास आ गई थी? किंग के बाद सारी पावर यहाँ पे नेशनल असेंबली के पास आ गई थी। आपने ये रेवोल्यूशन क्यों किया था? आपने ये रेवोल्यूशन लोगों को राइट्स दिलाने के लिए किया था। बट क्या लोगों को राइट्स मिले? नहीं, लोगों को राइट्स नहीं मिले। क्योंकि लोगों को राइट्स नहीं मिले, क्या ये रेवोल्यूशन खत्म हुआ? नहीं, बिकॉज रेवोल्यूशन का एक स्टार्टिंग टाइम होता है, एक एंड टाइम होता है, और क्योंकि यहाँ पर लोगों को राइट्स नहीं मिले हैं, तो ये रेवोल्यूशन अभी खत्म नहीं मान सकते। इसीलिए 1792 के अंदर 1792 के अंदर एक फिर से रेवोल्यूशन होता है, और यहाँ पर किसकी गवर्नमेंट बनती है? यहाँ पर गवर्नमेंट में आते हैं मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर, तो प्रेसिडेंट बनते हैं। वाली स्टोरी है सर चैप्टर में? सर स्टार्टिंग यहीं से है। इफ यू गो टू द सेकंड पेज ऑफ दिस चैप्टर, यस सर, राइट, तो इट स्टार्ट विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आई एम लिंकिंग इट द 9th चैप्टर, राइट। नाउ 1792 के अंदर यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन बनता है? मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर। इवन दो मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर को हम रेन ऑफ टेरर की वजह से जानते हैं कि उसने अराउंड 17,000 लोगों को गुलेटिन कर दिया था, बट स्टिल मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर वाज अ नेशनलिस्ट पर्सन। वो फ्रांस के बारे में सोचता था। मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर आई डोंट से कि बहुत अच्छी फैमिली से आते थे, बट बहुत एजुकेटेड फैमिली से आते थे, और वो खुद भी बहुत एजुकेटेड थे। वो इस पूरी सोसाइटी को, पूरी फ्रेंच सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे। जब वो प्रेसिडेंट बने, he realized कि
मैं एज अ मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर फ्रांस को एक नेशन की तरह देखता हूँ, बट क्या फ्रांस सच में एक नेशन है? नेशन और नेशन स्टेट क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मतलब जब भी ये टॉपिक खत्म होगा। तो मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने सोचना शुरू किया कि क्या फ्रांस सच में एक नेशन है? नहीं नहीं नहीं, नेशन कैसे बनता है? नेशन का मतलब लोगों में यूनिटी होनी चाहिए। नेशन का मतलब एक सिमिलर लॉज होने चाहिए। नेशन का मतलब सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। बट क्या यूनिफॉर्मिटी है? नहीं, मुझे पूरी फ्रेंच सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती। लेट अस सपोज दिस इज अ फ्रांस। फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्रोविंसेस, छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। हर प्रोविंस में एक छोटा सा रूलर है जो नॉबल था पहले। हर एक एरिया में एक नॉबल रूल कर रहा है जो कि अपनी लॉयलिटी शो करता है किंग की तरफ। हर एक एरिया के अंदर लॉज अलग है, पॉलिटिकल लॉज लॉज अलग है, सोशल लॉ अलग है, कस्टम अलग है, जुडिशियल लॉ अलग है। लेट अस अज्यूम, मान लो मैंने इस एरिया में चोरी की, मैं पकड़ा गया, राइट? मैं पकड़ा गया, मुझे ऑब्वियसली जज के पास लेके जाएंगे। तो मैं जज के पास गया, जज ने देखा कि अच्छा मासूम सा बच्चा है, तो उसने बोला कि अच्छा तो सुनो, तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है चोरी का, तुमने चोरी की है। मैंने कहा देखो सर, मैं माय लॉर्ड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया हूँ, बट मैं बहुत मजबूर हूँ। आप समझ रहे होगे, मतलब समझ रहे हो ना सर? हाँ। उसने कहा अच्छा ठीक है ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे जहां तक पता है तुमने पहली बार चोरी की होगी। हाँ माय लॉर्ड, मैंने पहली बार चोरी की है, बिकॉज मैं बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ। हमारे पास खाने को नहीं था और मजबूरी में आकर मुझे ये चोरी वोरी करनी पड़ी। अच्छा, तो तुमने पहली बार चोरी की है? जो पर्सन मुझे पकड़ के लेके आया था उसने बोला नहीं भाई, बच्चा है, अब पहली बार चोरी की है, छोड़ दो यार बताओ। उसने बोला सर ये ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, इसने चोरी की है, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अच्छा पनिशमेंट? हे, तुमने चोरी की है ना, तो पनिशमेंट मिलेगी, तो उठक बैठक करो, 100 बार उठक बैठक करो। देखो ना सर, ये उठक बैठक कर रहा है बेचारा, छोड़ दो। अरे छोड़ दे, खामा का क्या सर, जेल में डालना, खामा का बड़ा क्रिमिनल बनेगा, बाद में आपसे आप ही से बदला लेगा, छोड़। अच्छा जाओ बेटा जाओ। अच्छा उठक बैठक करके चले जाना, ठीक है ना? दिस इज द फर्स्ट एरिया जहां पर चोरी की सजा क्या है? उठक बैठक करो। अगर छोटी चोरी की है, उठक बैठक करो, आप चले जाओ। नाउ आई बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। मैं इस एरिया में गया, मैंने यहाँ पर भी चोरी की, अनफॉर्चुनेटली मैं पकड़ा गया, फिर मुझे जज के पास लेके गए। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अगर मैं फ्रांस में चोरी कर रहा हूँ तो हर जगह लॉ सेम होंगे, मैं भी उठक बैठक कर लूंगा। पर क्या पड़ेगा, फिर कहीं और जाके चोरी करूंगा। नाउ मुझे जज के पास लेके गए। जज ने मुझे देखा, मैंने जज को देखा, तो जज ने बोला अच्छा तो तुमने पहली बार चोरी की है? मनी मन में बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा हाँ सर, मैंने पहली बार चोरी किया, मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छा तो मैं तो, तुमको पता है हर चोर यही कहता है कि उसने पहली बार चोरी किया है। और मान लो तुमने आज चोरी की है, तुम कल भी चोरी करोगे, तुम परसों भी चोरी करोगे, तुम हर रोज हर बार चोरी करते जाओगे, और इन फ्यूचर 2 से 3 साल में तुम एक बहुत बड़े चोर बन जाओगे। सिपाहियों, इसके हाथ काट दो। सेम कंट्री, सेम नेशन, बट डिफरेंट लॉज। और ये सिर्फ जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताया था मैंने। उसके अलावा उसके अलावा एक और बताता हूँ, वैसे मैं शायद बताया होगा। लेट अस सपोज, अब सपोज क्या, अभी आप लोग पढ़ते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, ठीक है? लेट अस अज्यूम कि मैं इंडिया का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। ये 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दिल्ली में है, ठीक है? लेट अस यूपी में 1 मीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं, ऐसा है नहीं अभी। 1 मीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है। राजस्थान में 1 मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है। गुजरात में 1 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर है, ठीक है? टेक द एग्जांपल ऑफ प्रशांत। लेट अस सपोज प्रशांत किसी की वेडिंग में राजस्थान जाता है। वो जल्दीबाजी में था, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, शादी है तो शेरवानी वही राजस्थान में बना लेंगे। वो दुकान में गया, उसने बोला कि अच्छा भैया, लेट अस सपोज
कि 4 मीटर कपड़ा दे दो, उसने किस हिसाब से अज्यूम किया था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। उसने 4 मीटर कपड़ा लिया, वो टेलर के पास गया, टेलर को बोला टेलर जी शेरवानी बना दो। ना ये जो शेरवानी बनेगी प्रशांत के लिए, क्या प्रशांत को फिट होगी? प्रशांत, No, sir. नो सर। क्यों? सर क्योंकि वो लेंथ छोटी है, पड़ेगी। तुम्हें कैसे पता लंच छोटी है? सर क्योंकि हम 1 मीटर 1000 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है ना दिल्ली में। अच्छा ठीक है, इट मींस आपके हिसाब से ये 400 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन टेलर के हिसाब से वो कितना सेंटीमीटर है? 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब आपको वो ड्रेस बना के देगा, आपको ड्रेस फिट नहीं होगी, पहले आप टेलर से लड़ाई करोगे, फिर उस दुकान वाले से लड़ाई करोगे, देन दुकान वाला आपको बताएगा कि राजस्थान के अंदर 1 मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है। आपको अच्छा लगेगा? नो सर। यू फील चीटेड? यस सर। ठीक है, नाउ सो यू फील चीटेड। अब अगर एज अ इंडिविजुअल आपको इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको नहीं लगता कि ट्रेडर्स को भी प्रॉब्लम होती होगी? राइट, कि अगर मैं किसी एक स्टेट में जा रहा हूँ, वहां पर 1 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर है, मैं दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ, वहां 50 सेंटीमीटर है, मैं किस हिसाब से रेट डिसाइड करूंगा? और मैं हर स्टेट में जाके लेंथ वाइज नापना थोड़ी शुरू करूंगा। ठीक है, तो अगर आपके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर नहीं है, अगर आपकी कंट्री में स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर नहीं है, उससे ट्रेडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, उससे ट्रेडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने देखी। ठीक है, नाउ मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर जब प्रेसिडेंट बने, देन उन्हें लगा कि अगर फ्रांस को नेशनलिज्म, फ्रांस को एक नेशन बनाना है, तो नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करनी होगी, और नेशनलिज्म की फीलिंग आप तभी क्रिएट कर सकते हो जब आप क्या करो, जब आप कॉमननेस क्रिएट करो। राइट, इसीलिए मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने कुछ मेजर्स लेने शुरू किए। मेजर्स अरे तो सर उसने वाइट ब्रेड कैन बैन कर दिया था। कौन सा था वो? यही क्वालिटी ब्रेड खाना था। Yeah, so we have three things. The first is called political measure, the second is called economic measure, and the third is called social measure. First thing उसने बोला कि देखो फ्रांस के अंदर जितने भी प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस अपने लॉ खुद बना रहा है, ये गलत है। अगर आप अपने लॉज खुद बनाओगे तो ये लॉज डिफरेंट होंगे ही। इसीलिए फर्स्ट थिंग क्या बोला गया कि यहाँ पर हर किसी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। There will be a standardized administrative system. The second, he came out with the new French flag, because flag आपकी sovereignty को शो करता है, आपकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर को शो करता है। इसीलिए आप देखते हो, जिन लोगों ने दंगल मूवी देखी है, राइट, आमिर खान को उसके बारे में कैसे पता चलता है? जब वो नेशनल एंथम बज रहा होता है। एंड जब भी आप कोई ओलंपिक या कहीं पर भी जीतते हो, तो सबसे पहले आपके नेशन का फ्लैग ऊपर जाता है। राइट, सो आपका फ्लैग आपकी कंट्री की सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस को शो करता है। धनंजय, आपका कुछ क्वेश्चन है, पूछिए। सर ये सब हुआ क्यों था, मतलब ये पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो चेंजेस करे थे? क्योंकि एक कॉमननेस क्रिएट करनी है। ओके सर। जैसे जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर का अलग फ्लैग था, उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, अभी अगर आपके सामने ट्राई कलर का फ्लैग, इंडियन ट्राई कलर का फ्लैग आता है, तो यू रिसेंबल कि हाँ वी आर इंडियंस। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दो फ्लैग्स आते हैं, और ऑब्वियसली जो उनके स्टेट का फ्लैग है वो उनको ज्यादा पढ़ाया जाता है, ज्यादा दिखाया जाता है। सो उनका जो पूरा का पूरा बिलीफ है, उनका जो पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, वो उस फ्लैग के साथ ज्यादा था।
सर सर बोलिए सर। जो जम्मू कश्मीर जो सर क्या नाम, जम्मू कश्मीर का जो पहले वाला वो था फ्लैग, तो वो अब तो नहीं है ना, अब तो मतलब नहीं, वहाँ पर अब खत्म हो गया। अब जो आर्टिकल 370 था उसको हमने खत्म कर दिया, स्क्रैप कर दिया। तो मतलब अब तो नहीं वहाँ पर पढ़ाते। नहीं, अब आपको भी नहीं पढ़ाएंगे कि जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल पावर है। नहीं, जम्मू कश्मीर के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है अब। तो वी हैव न्यू फ्रेंच फ्लैग। एक क्वेश्चन दिस था। न्यू फ्रेंच फ्लैग shows your sovereignty of the nation. बोलिए सर। सर मेरा इस क्वेश्चन था कि जो जम्मू कश्मीर है उसके जब स्टेट्स चेंज हुए तो उनकी बुक्स तो वही रहेंगी जो अभी पढ़ा रहे हैं उन्हें, तो उनमें तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे और उन्हें तो वही देंगे, मतलब वही एजुकेशन देंगे जो वो चाहते हैं। तो सर जब जम्मू कश्मीर में हम ही रूल कर सकते हैं इंडियंस, मतलब एक ही हो गया, तो वहाँ पे जो बुक्स होनी चाहिए वो भी तो सेम करनी चाहिए फिर। सर वहां पे एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है। सर नहीं, कुछ बुक्स हैं ना उसमें वहाँ पर की जो अलग होती है वहाँ से, यहाँ से। वहां पे एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है। अगर आप स्टेट बोर्ड को हटा दो, वहां पर भी सीबीएसई बोर्ड है, और सीबीएसई बोर्ड जो एग्जाम करवाता है वो एनसीईआरटी के बेसिस पे करवाता है। और मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ बिकॉज मैंने एक कश्मीरी स्टूडेंट को पढ़ाया लास्ट ईयर। ठीक है, मेरी और उसकी इन चीजों को लेकर बहुत डिबेट होती है, या डिबेट होती थी, वो स्टूडेंट नहीं है। उसने भी वहां की रियलिटीज के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं मुझे। ठीक है, सर so this new French flag. So we have a centralized administration system. Why this centralized administration system? This centralized administrative system help the country to formulate new or uniform laws, right? The second, we have new French flag. If you talk about the social level, the first is your concept of la patrie and les citoyen. ला पैट्री का मतलब क्या होता है? फादरलैंड। जिस तरीके से इंडिया में हम मदरलैंड का सिग्निफिकेंस रखते हैं, भारत माता की जो हम इमेज बताते हैं, उसी तरीके से फ्रांस में फादरलैंड का कॉन्सेप्ट है, राइट? यहां पर मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने लोगों को बोलना शुरू किया कि अगर आप समझते हो कि फ्रेंच कल्चर इज मच सुपीरियर देन ब्रिटिश कल्चर, तो हमें अपनी लैंग्वेज में बात करना चाहिए। अगर आप सर और मैम अपने डे टू डे लैंग्वेज के अंदर यूज करते हो, कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन की सुप्रीमेसी को दिखाता है हमारे कल्चर के ऊपर। इसीलिए आज के बाद सर और मैम की जगह ले सिटियोन एंड ले सिटियोनी ये बोला जाएगा। जिन लोगों के पास फ्रेंच थी 9th या 10th में, राइट, वो मेरी प्रोनाउंसिएशन को लेकर मुझे माफ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप फ्रेंच में इसको प्रोनाउंस कर सकते हो जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है। मृणाल, आपको कुछ क्वेश्चन है, पूछिए। सर फ्रेंच में होगा ये ले शूटिनी। सिटियोनी, यस सर। अच्छा ठीक है। एंड ले पैट्रिया, ले पैट्रिया जो भी है, यस सर वही है। वही है। चलो ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत मुझे फ्रेंच आ गई है, जैसे कि हम एक दो वर्ड तो आ ही गए। So we have the concept of lay patrie, that is the fatherland concept, lay citizen and lay citioni। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पर बोला गया फ्रेंच will be a national language। अब जितने भी ओथ लिए जाएंगे, जितने भी हाइम्स लिखी जाएंगी, जितने भी बुक्स लिखी जाएंगी, वो किसी भी नेटिव लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखी जाएंगी, वो फ्रेंच में लिखी जाएंगी। जैसे इफ यू टॉक अबाउट यूपी, यूपी में बहुत सारी नेटिव लैंग्वेज, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे भोजपुरी, अवधी, राइट, भुज, ब्रज,
उस एरिया में जाओगे तो आपको इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जैसे आप मथुरा की तरफ जाते हो, वहां पर आपको ब्रज भाषा या भुज भाषा को सुनने को मिलता है। अगर आप ईस्टर्न यूपी में जाते हो देन भोजपुरी, अगर आप लखनऊ के आसपास जाते हो देन अवधी। यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया जितनी भी नेटिव लैंग्वेजेस हैं, जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो भी आपके रीजनल डायलेक्ट्स हैं, उसमें आप किसी भी बुक को, किसी भी पेपर को पब्लिश नहीं करोगे। इट शुड बी पब्लिश इन आवर नेशनल लैंग्वेज। और नेशनल लैंग्वेज कौन सा है? नेशनल लैंग्वेज इज नन अदर देन फ्रेंच। ठीक है, यहाँ पर ये भी बोला गया कि जितने भी नए हाइम्स लिखे जाएंगे, बुक्स, वो सब होंगे किसमें होंगे? फ्रेंच में। एंड वन मोर थिंग, जो भी ओथ ली जाएगी, किस पे ली जाएगी? वो कॉन्स्टिट्यूशन पे ली जाएगी। आप अभी तक जितने भी ओथ ली जाती थी वो सभी बाइबल पे ली जाती थी। मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर बीइंग एन एथिस्ट पर्सन, उसने बोला कि आप जितनी भी ओथ ली जाएंगी वो सभी की सभी कॉन्स्टिट्यूशन पे ली जाएंगी। जब मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने इस चीज को डिक्लेयर किया, अराउंड 64% क्लर्जीमैन ने ओथ लेने से मना कर दिया। मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने कहा ठीक है, अगर आपको ओथ नहीं लेना, बहुत बढ़िया, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब चाहिए। मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने अपने डिसीजन को चेंज नहीं किया। Then we talk about the last part, that is our economic. So we have economic. इकोनॉमी में क्या बोला गया कि जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हैं, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड। अभी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। द सेकंड इज ही ब्रिंग्स अ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर। स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर का मतलब कि अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है तो वो हर जगह होगा, चाहे आप पेरिस में हो, वर्साइल में हो, तिरसिया में हो, कहीं पर भी हो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अगर होता है तो वो हर जगह होगा, किसी एक जगह पर नहीं होगा। दिस इज द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो उसने लाने की कोशिश की। इंटरनल कस्टम ड्यूटी का मतलब ये होता है कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते हो तो बॉर्डर पे आपसे कुछ टैक्स लिए जाते हैं, दैट इज योर कस्टम ड्यूटीज। सो उसने इस कस्टम ड्यूटीज को खत्म कर दिया ताकि हम एक नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट कर पाए। अब लेट अस अज्यूम कि आपकी क्लास के अंदर, लेट अस सपोज कि आपकी बगल वाली क्लास के अंदर बच्चों को बहुत सारे राइट्स मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों का लंच टाइम भी बहुत ज्यादा है। बच्चे, अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो उसको स्पोर्ट्स पीरियड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं, पढ़ाई कम होती है। वहां पे लेट अस सपोज कि टीवी भी लगा हुआ है काइंड ऑफ, ठीक है, उस पर कार्टून मूवीज भी देख सकते हैं। वहीं आपकी क्लास में जो टीचर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपको बाहर जाना है तो उसके लिए जो क्लास पास होता है, आपको पास चाहिए होता है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्पोर्ट्स पीरियड नहीं होता, लंच टाइम रिड्यूस होता जा रहा है। आप लोग को कैसा लगेगा? सर बहुत गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। क्या करने का मन करेगा? तो स्कूल छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, बट सर 10th में स्कूल टीचर को मार देंगे। अरे टीचर को मार देंगे। रिवोल्ट कर सकते हैं काइंड ऑफ। अच्छा, आप रिवोल्ट करोगे? एफआईआर फाइन करेंगे। जी सर, मतलब लंच पीरियड हो गया तब बीच में ही खाने लग जाएंगे। सर आपको लगता है बगल वाली क्लास में तो धरने पे बैठ जाएंगे। अच्छा, धरने पे बैठ जाओगे। वैसे शायद अर्नब ने ये बोला सब था। तो वैसे भी करती है। अरे रुको भाई, हाँ ऑब्वियसली ये सब तो पहले भी करते हो। ठीक है ना, अर्नब ने बोला था कि लंच टाइम से पहले ही हम लंच कर लेंगे। सर वो तो नॉर्मल भी होता है। लंच तक लंच किसका बचता है? सर किसी का नहीं। देन मतलब मेरे टाइम पे तो नहीं बचता था जब मैं 11th 12th में था। यार किसी का नहीं बचता। ठीक है, सुनो, नाउ वी टॉक अबाउट राइट्स। तो इस क्लास के जो बच्चे हैं वो क्या करना शुरू करेंगे? प्रोटेस्ट। वापस पूछना क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ नहीं था।
ठीक है, क्वेश्चन ये था कि अगर आपकी बगल वाली क्लास को कुछ राइट्स मिल रहे हैं, आपको वो राइट्स नहीं मिल रहे, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम इस टीचर को रिमूव करवाने की कोशिश करेंगे, और जो टीचर, जिस टीचर ने उस क्लास को राइट दिए थे, हम चाहते हैं कि वही हमारी क्लास टीचर बन जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो लेट अस अज्यूम कि फ्रांस में लोगों को राइट्स मिल रहे हैं, 1789 से ही राइट्स मिल रहे हैं, उनको वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, उनको बहुत सारी अदरवाइज फ्रीडम मिल रही है। बाकी कंट्रीज के अंदर जहां पर आज भी कंजर्वेटिज्म है, बाकी कंट्रीज के अंदर जहां पर आज भी मोनार्कियल सिस्टम है, जो एब्सोल्यूट मोनार्की में बिलीव करता है, बाकी कंट्रीज में जहां पर अभी भी लोगों के पास कोई राइट्स नहीं है, लोगों को लगा कि अगर फ्रांस अपने लोगों को राइट्स दे सकता है तो हमें भी राइट्स मिलने चाहिए। अगर फ्रांस अपने लोगों को राइट्स दे सकता है तो हमें भी राइट्स मिलने चाहिए। उसके लिए वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो वहां पर जो वहां पर जो कंजर्वेटिज्म रिजीम है, उन्होंने उस रिबेलियन को खत्म कर दिया ना। जब वहां के लोगों को लगा कि हम खुद से ये रिबेलियन नहीं, इस रिबेलियन को, इस रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल नहीं कर सकते, देन दे आस्क फॉर मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर। उन्होंने मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर को बोलना शुरू किया कि सर, आपकी वजह से फ्रांस में लिबर्टी का आइडिया प्रोपेल हुआ है, क्योंकि आपकी वजह से लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी का आइडिया प्रिपेल हुआ है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आइडिया बाकी कंट्रीज के लोगों को भी मिले। और हमें आप में एक बहुत बड़ा लीडर दिखता है जो इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को, इस पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को रूल कर सकता है। उन्होंने मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर को ऐसी ऐसी चीजें बोली कि मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर को लगा कि उससे ग्रेट कोई नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने एक स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने बोला, इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट पीपल फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है? क्रूअल रूल। यहां पर मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर एक स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट में क्या बोला जाता है कि इट वाज द मिशन and the destiny of the French nation to liberate people from despotism। क्योंकि लिबर्टी का आइडिया फ्रांस से निकला है, तो ये फ्रांस की डेस्टिनी है, ये मेरा मिशन है कि बाकी लोगों को भी डेस्पोटिज्म से, बाकी लोगों को भी जो वहां की मोनार्की क्रूअल रूल कर रही है, उस क्रूअल रूल से भी इंडिपेंडेंस दिलवाई जाए। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए और इज द सोल्यूशन, राइट। जैसे ही मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने वॉर डिक्लेयर की, उस आइडिया ऑफ लिबर्टी को प्रोपोगेट करने के लिए उन कंट्रीज में जहां पर ये वॉर होने वाली थी, वहां पर बहुत सारे जकोबिन क्लब बनने शुरू हुए। नाउ इन जकोबिन क्लब का काम क्या है? इन जकोबिन क्लब के दो काम है। पहला, अपनी खुद की जो आर्मी है उसको मिसगाइड करना, और जो फॉरेन आर्मी है, मतलब जो फ्रेंच आर्मी है, उसको सपोर्ट करना। सपोर्ट थ्रू लॉजिस्टिक और थ्रू व्हाट यू कॉल्ड सप्लाई चेन। आप सामान वामान पहुंचा रहे हो, उनको रास्ता दिखा रहे हो। जैसे मान लो कि ये मार्केट एरिया है, दिस इज अ स्ट्रीट, यहाँ से नेटिव फोर्स आ रही है, तो जो ये जकोबिन क्लब के लोग हैं, यहाँ से फ्रेंच आर्मी आ रही है, उनके सामने रुक जाएंगे, अरे सर यहाँ से आर्मी आ रही है, आप यहाँ पे छुप जाओ, इस एरिया में छुप जाओ। नाउ ये जैसे ही यहाँ पर आना शुरू करें, अरे सर यहाँ नहीं, फ्रेंच आर्मी इधर गई है, जाओ जल्दी जल्दी जाओ, आप जाकर कैप्चर कर सकते हो। 1794 में ड्यू टू रेन ऑफ टेरर,
मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर को मार दिया जाता है। उसको बुलेटिन कर दिया जाता है 1794 के अंदर। एंड देन यहाँ पर एक डायरेक्टरी सिस्टम फॉर्म होता है। डायरेक्टरी सिस्टम का मतलब वहां पर नेशनल असेंबली है और नेशनल असेंबली के ऊपर 5 मेंबर हैं जो कि डायरेक्टरी में होंगे। क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था ताकि किसी एक पर्सन के पास, किसी एक नेशनल असेंबली के पास सारी की सारी पावर ना हो। जिन लोगों को नहीं पता कि मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर को क्यों मारा गया, राइट, तो उसको रेन ऑफ टेरर की वजह से मारा गया था, जिसमें उसने 17,000 लोगों को मार दिया गया था। उसने 17,000 लोगों को मार दिया था। जिन लोगों को ये चैप्टर थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, कल 7 o'clock मेरी 9th के साथ क्लास है, तो वहां पे अटेंड कर सकते हैं। 9th के साथ? ऑब्वियसली 9th के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। बट वो जरूरत नहीं है इतना जानने की, बिकॉज आईडी भेज देना। मेंशन नहीं है वो। द फर्स्ट इज कॉल्ड कि नेशनल असेंबली के पास सारी की सारी पावर ना हो, इसीलिए डायरेक्टरी फॉर्म की गई यहाँ पे, राइट, ताकि हम एक बैलेंस ऑफ पावर बना सकें। बट जिसने भी आइडिया दिया था वो ये भूल गया कि अगर जब तक इन दोनों में बैलेंस होगा, जब तक इन दोनों में कॉमननेस होगी, इन दोनों में कॉन्शियस अवेयरनेस होगी, इन दोनों में एग्रीमेंट होगा, तब तक तो लॉ पास हो सकता है। लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, अगर दोनों में पावर को लेकर टसल शुरू हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली लॉ पास नहीं हो पाएंगे। अगर लॉ पास नहीं हो पाता तो नुकसान किसका होगा? नेशनल असेंबली का? नहीं। डायरेक्टरी का? नहीं। नुकसान किसका होगा? लोगों का, जो वहां पे कॉमन सिटीजन है उनका। अगर कॉमन सिटीजन सफर करते हैं, ओवरऑल नेशन सफर करता है। अगर नेशन सफर करते हैं तो आप फिर से वही सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो जो 1789 में थे। 1797 में फिर से वही सर्कमस्टांसेस बने जो 1789 में थे। यहाँ पर मॉब फिर से बहुत गुस्सा हो गया था। यहाँ पर मॉब फिर से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, लोगों के पास खाने को नहीं है, फूड राइट्स हो रहे हैं। 1797 इज द राइट टाइम जब लोग प्रोटेस्ट कर सकते थे, रेवोल्यूशन कर सकते थे, और ये जो नेशनल असेंबली थी, इस नेशनल असेंबली को हटाकर दोबारा एक नया सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम लाया जा सकता था। 1797 में ऐसा हुआ। 1797 में एक बहुत बड़े मॉब ने पैलेस पे अटैक करने की कोशिश की, बट यहाँ पर ये जो रिबेलियन है, ये रिबेलियन क्रश कर दिया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ नन अदर देन नेपोलियन बोनापार्ट। इवन दो नेपोलियन इज नॉट अ एजुकेटेड पर्सन, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट नेपोलियन वाज अ कीन ऑब्जर्वर। चीजों को ऑब्जर्व करते थे, वो हिस्ट्री पढ़ते थे, वो फाइंड आउट करना शुरू करते थे कि अगर ये चीज हुई है तो क्यों हुई है, उसके पीछे रीजन क्या है। उन्होंने समझा कि 1789 के अंदर ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? रेवोल्यूशन इसलिए हुआ था बिकॉज एक बहुत बड़े मॉब ने बेस्टाइल के ऊपर अटैक किया, और बेस्टाइल स्टॉर्मिंग हो जाता है, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। इट मींस कि अगर स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल नहीं होता तो क्या रेवोल्यूशन होता?
लोगों ने बोला नहीं कि अगर स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल नहीं होता, बहुत कम चांसेस थे कि ऐसा कुछ होता, रेवोल्यूशन होता। तो यहाँ पर मैक्सिमिलियन नेपोलियन ने सोचा कि यार अगर मान लो फिर से इतना बड़ा मॉब एक साथ आता है, मान लो फिर से इतना बड़ा मॉब अटैक करने आता है, उसको रोका कैसे जाए मॉब को। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक नई डिवाइस क्रिएट की, दैट वाज कॉल्ड ग्रेप शॉट। ग्रेप शॉट वाज जस्ट लाइक अ पैलेट गन। ठीक है, जिनको ग्रेप शॉट इसके बारे में नहीं पता वो एज्यूम कर सके कि आप गन में, नाउ दिस इज माय गन, बंदूक है ये, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप बुलेट की जगह मार्बल्स डालते हो, कंचे। अगर ये मार्बल किसी भी पर्सन को हिट करता है विद सो मच इंटेंसिटी, वो पर्सन मरेगा नहीं, बट वो हो सकता है वो ब्लीड करे, वो वहां पर एक बार गिर जाए और फिर उठे ना। मैक्सिमम चांसेस है कि वो पर्सन मरेगा नहीं। क्यों? बिकॉज बुलेट का शेप कुछ इस तरीके से होता है, आगे कॉनिकल शेप है, वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, जबकि मार्बल पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो ग्रेप शॉट वैसे तो अलग होता है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो इससे इमेजिन कर सकते हैं, कोई आपसे पूछेगा नहीं। नेपोलियन ने ग्रेप शॉट्स को डिस्कवर किया, उसने इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर एक ग्रेप शॉट बनाना शुरू किया। 1797 में नेपोलियन इजिप्ट में थे जब ये अटैक हुआ। उनको तुरंत इजिप्ट से बुलाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेप शॉट वो उस मॉब को रोक लेते हैं। जैसे उस मॉब को रोकते हैं, नेक्स्ट डे पूरे न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ नेपोलियन के बारे में लिखा हुआ था कि नेपोलियन इज द प्रोटेक्टर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जब तक नेपोलियन है तब तक हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जब तक नेपोलियन है तब तक आप सेफ हो। नाउ नेपोलियन की इतनी वाहवाही सुन के, नेपोलियन का इतना प्रेज सुन के नेशनल असेंबली को डर लगने लगा कि अगर हमने लोगों को डिलीवर नहीं किया, अगर लोगों को जो हमने प्रोमिसेस किए हैं वो प्रोमिसेस डिलीवर नहीं किए, लोगों के पास सब्स्टिट्यूट है, तो क्या करें। जब तक नेपोलियन शहर में रहेगा, जब तक नेपोलियन सिटी में रहेगा, ये हमेशा हमारे लिए थ्रेट रहेगा। तो इसको सिटी से बाहर और नेशन से बाहर भेजते हैं। नेशन से बाहर भेजने का तरीका क्या है? वॉर। तो 1797 में नेपोलियन को बुलाया जाता है और नेपोलियन को बोला जाता है, सर आपको ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करना है। नेपोलियन ने कहा ठीक है सर, अटैक करना है। सॉरी 1799 ऑस्ट्रिया, नेपोलियन को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि आपको ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करना है। उसने कहा ठीक है सर, अटैक कर देंगे, प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए मुझे आर्मी चाहिए और कुछ वेपन्स चाहिए। उसने कहा नहीं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको एक अच्छी आर्मी, अच्छे वेपन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बट जब नेपोलियन को उसकी आर्मी मिलती है, नेपोलियन रियलाइजेस उसको जो आर्मी दी गई है वो इनसफिशिएंट है। वो, आई डोंट यूज द वर्ड इनकैपेबल बिकॉज मिलिट्री इनकैपेबल नहीं होती, बट इतनी एफिशिएंट आर्मी उसे नहीं प्रोवाइड की जितना वो एज्यूम कर रहा था, और उसके पास लॉजिस्टिक भी अच्छे नहीं थे। Now, if you see the physiography of France and this Austria, here we have France. आज के मैप में फ्रांस के यहाँ पर एक कंट्री है बेल्जियम, इससे ऊपर एक कंट्री है नेदरलैंड, इसके बाद कंट्री शुरू होती है जर्मनी। जर्मनी के साइड में मतलब कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लग्जमबर्ग है, इसके इस तरीके यहाँ से शुरू होता है ऑस्ट्रिया, and there is a few part of Italy. This is a map. अभी तक अगर फ्रांस को ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करना होता था तो ये इस रास्ते से जाते थे, फ्रांस से नेदरलैंड जाओ या फ्रांस से बेल्जियम होते हुए, जर्मनी होते हुए ऑस्ट्रिया पे जाओ, एंड इट टेक अराउंड 7 to 8 डे टाइम। ये बहुत मिनिमम था, मैक्स 15 डेज।
आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप अटैक करते हो तो आपको कम से कम 15 दिन लगेंगे, फास्ट फोर्स। फ्रांस को पता था या नेपोलियन को पता था कि ऑस्ट्रिया को अभी तक पता चल चुका होगा कि मैं उसके ऊपर अटैक करने वाला हूं। और वॉर में एक सबसे अच्छा एलिमेंट होता है सरप्राइज का, कि ऑस्ट्रिया जो अपने आप को प्रिपेयर करेगा वो 15 डेज के हिसाब से प्रिपेयर करेगा कि 15 डेज के बाद और मोर देन 15 डेज के बाद उसके ऊपर अटैक होने वाला है। नेपोलियन ने बोला क्योंकि हमारे पास आर्मी बहुत अच्छी नहीं है तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एलिमेंट है, वो है सरप्राइज एलिमेंट। अगर हम इस रास्ते को 7 to 8 डेज में और लेस देन 7 to 8 डेज के अंदर कवर कर लेते हैं तो हम ऑस्ट्रिया को हरा सकते हैं, बिकॉज हम उनको प्लान करने का टाइम नहीं देंगे। एंड ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तरीका क्या है? तरीका ये है कि हम इस डायरेक्शन से ना जाके डायरेक्टली जाएं। डायरेक्टली आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज इसके बीच में एल्स माउंटेन पड़ता है, जो कि आज स्विट्जरलैंड में है, एल्स माउंटेन। उस टाइम पे एल्स माउंटेन की कहानियां सुनाई जाती थी। एल्स माउंटेन बहुत बड़ा है, आज तक किसी ने उसको क्रॉस नहीं किया है। नेपोलियन ने इस स्ट्रैटेजी के बारे में अपने सोल्जर्स को बताया। नेपोलियन ने बताया कि हम इस तरीके से अटैक ना करके डायरेक्टली इससे अटैक करेंगे, और उस सरप्राइज एलिमेंट के साथ हम ऑस्ट्रिया को बहुत जल्दी हरा सकते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रिया इज नॉट प्रिपेयर। उसके ऊपर एल्स माउंटेन से अटैक होगा। लोगों ने बोला कि सर आप एल्स माउंटेन घूमने गए हो? नेपोलियन ने कहा नहीं। उसने कहा ठीक है, अच्छा आपने एल्स माउंटेन देखा है? नेपोलियन ने कहा नहीं। ठीक है, आपको पता है एल्स माउंटेन की हाइट कितनी है? नेपोलियन ने कहा नहीं। उसने कहा भाई अगर तुम्हें कुछ नहीं पता, क्या बोले, छोड़ो रहने दो। तो आपको पता है कि एल्स माउंटेन के बारे में कहानियां सुनाई जाती है हमारे गांव के अंदर, कि एक बार अगर आप एल्स माउंटेन की तरफ चले गए तो वापस नहीं आओगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एल्स माउंटेन को क्रॉस करने गए थे, आज तक वापस नहीं आए। तो आपको लगता है कि हम सारे के सारे लोग एल्स माउंटेन को क्रॉस कर लेंगे? हम नहीं जाएंगे। ना नेपोलियन ने बोला कि भाई इसमें देखो डरने वरने की कोई बात नहीं है। एंड मुझे एक चीज बताओ, इस अटैक के लिए, इस वॉर के लिए, इस बैटल के लिए तुम पैसा दे रहे हो? लोगों ने कहा नहीं, हम क्यों पैसा देंगे, वी आर द सोल्जर्स, राइट? नेपोलियन ने कहा राइट। इस बैटल के लिए क्योंकि आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, आप में से किसी ने भी एल्स माउंटेन देखा है? उन्होंने कहा नहीं, हमने एल्स माउंटेन नहीं देखा, बस कहानियां सुनी है। उसने कहा कि अब कहानियां सुनने का नहीं, कहानियां बुनने का टाइम आया है। चलते हैं एल्स माउंटेन, अगर क्रॉस हो गया वेल एंड गुड, अदरवाइज दूसरा रास्ता तो है ही हमारे पास, देखेंगे फिर क्या होता है। कम से कम हम अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी के लोगों को कहानियां तो सुना सकते हैं कि हमने एल्स माउंटेन देखा है, हमने एल्स माउंटेन को क्रॉस करने की कोशिश की है। हम उन लोगों में नहीं है जो बैठ के कहानियां सुनते हैं, हम उन लोगों में हैं जो कहानियां बुनते हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हमने कोशिश की थी। एंड दिस इज हाउ ही मोटिवेट हिट्स पीपल। हमें एल्स माउंटेन वाले रास्ते से अटैक करना है। एल्स माउंटेन की तरफ नेपोलियन, उसके सोल्जर्स बढ़ना शुरू करते हैं। पहले एक छोटा सा माउंटेन आता है, लोग क्रॉस करते हैं। उससे बड़ा एक माउंटेन आता है, लोग क्रॉस करते हैं। फिर एक उससे बड़ा माउंटेन आता है, लोग या सोल्जर्स डरना शुरू कर देते हैं। जितने भी सोल्जर्स हैं वो बोलते हैं कि सर बहुत बड़ा माउंटेन, हम नहीं जाएंगे। नेपोलियन ने बोला भाई बात बताओ, इतनी पास आके अगर तुम एल्स माउंटेन नहीं देखोगे, देन हाउ वुड यू रियलाइज। तो उसने किस तरीके से मोटिवेट किया। एंड देन नेक्स्ट माउंटेन की हाइट बहुत बड़ी थी। सारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने बोला कि सर दिस इज द एल्स माउंटेन, अब हम आगे नहीं जाएंगे। नेपोलियन ने बोला कि भाई ये एल्स माउंटेन नहीं है, इससे अगला वाला एल्स माउंटेन है। उन्होंने कहा अरे ये एल्स माउंटेन नहीं है, इससे अगला वाला एल्स माउंटेन है। अगर इसकी हाइट इतनी ज्यादा है, एल्स माउंटेन की हाइट कितनी होगी? तो सर ट्राई करते हैं ना। इसी तरीके से गिरते पड़ते कुछ लोगों की, वहां पे कुछ सोल्जर्स की ठंड की वजह से डेथ भी हुई। इसी तरीके से वो इस माउंटेन को क्रॉस करते हैं। एंड उस इवनिंग को फिर बोलते सर यही होगा। रुक जा भाई, रुक जा।
एंड नेक्स्ट मतलब उस इवनिंग को नेपोलियन उनके पास जाता है और बोलता है कि टुमारो वी आर गोइंग टू अटैक ऑन ऑस्ट्रिया। तो सारे सोल्जर्स को लगता है भाई इसको ठंड लग गई, कंबल उड़ाओ यार, काम नहीं कर रहा इसका। कुछ लोगों ने बोला भाई एल्स माउंटेन क्रॉस नहीं करना। नेपोलियन ने बोला पीछे जो क्रॉस किया था वो क्या था। एंड उसके बाद नेपोलियन की आर्मी को कभी भी एल्स माउंटेन को क्रॉस करने में दिक्कत नहीं हुई। तो दिस इज एल्स माउंटेन। ऑस्ट्रिया के साथ वॉर होता है और इस वॉर में फ्रांस जीत जाता है। जब आप वॉर जीतते हो तो कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं, कुछ बार्गेन, कुछ बूटी, वो सब शेयर होता है। अब उस एग्रीमेंट को साइन करने की, जो साइन तो नेपोलियन को करने थे, बट उस एग्रीमेंट को तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लोअर ऑफिसर की थी। इन बिटवीन हिली एरियाज के जो रिफ होता है, ठीक है, रिफ में जो बॉर्डर्स थे वहां पर नेपोलियन टहल रहा था। ऑस्ट्रियन कमांडर उसके पास आए, उन्होंने बोला कि नेपोलियन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तो नेपोलियन ने बोला ठीक है सर पूछो। तो ऑस्ट्रियन कमांडर ने बोला सर आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आर्मी मेरे पास है। नेपोलियन ने कहा पता है। उसने कहा आपको पता है कि मेरी आर्मी के पास सबसे बढ़िया वेपन्स हैं। उसने कहा हाँ पता है। उसने कहा आपको पता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे एफिशिएंट आर्मी है। नेपोलियन ने कहा हाँ पता है। उस सोल्जर ने बोला कि भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये पता है कि मेरे पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी है, अगर आपको पता है कि मेरे पास सबसे एफिशिएंट आर्मी, अगर आपको पता है कि मेरे पास सबसे अच्छे वेपन्स हैं, भाई ये भी पता होगा कि मैं वॉर कैसे हार गया। उसने कहा हाँ पता है। उसने कहा बताओ। उसने कहा सुनो बताता हूँ। अपनी आर्मी में किसी एक ऐसे सोल्जर को चुनो जिसको लगता है कि इसे आपके ऊपर पूरा बिलीव होगा। उसने कहा ठीक है, करना क्या है। उसने कहा बताता हूँ। और मेरी आर्मी से किसी भी एक ऐसे पर्सन को चुनो जिसको आपको लगता होगा कि मेरी बात नहीं सुनता होगा। आई एम गिविंग यू बोथ द ऑप्शंस। उसने बोला करना क्या है। तो नेपोलियन ने बोला कि हम क्लिफ पे खड़े हैं, यहाँ से कूदना है। उस कमांडर ने बोला पागल हो क्या, तुम्हारी वजह से मैं अपने सबसे एफिशिएंट सोल्जर को क्यों मरने के लिए छोड़ूं, मैं नहीं करूंगा। उसने कहा भाई देखो हम मरने के लिए बोलेंगे नहीं, हम सिर्फ उसको बोलेंगे कूदने के लिए, कूदना नहीं है। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने अपने एक कमांडर को बुलाया, बोला कमांडर आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। कमांडर ने बोला सर मैं आपके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। उसने बोला सर यही चाहिए, यहाँ से कूद जाओ। उसने सोल्जर ने बोला भाई पागल हो क्या, अगर वॉर होती मैं लड़ सकता था, वॉर होती तो मैं जान दे सकता था आपके लिए, बट अगर वॉर नहीं है आपके पैशन की वजह से मैं क्यों जान दूं, मैं नहीं दूंगा। तो उसने कहा तुम्हारा कमांडर बोल रहा है तुम्हें जान देने के लिए। उसने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं जाऊंगा। और वो सोल्जर वहां से चला गया। उस कमांडर को, जो ऑस्ट्रियन कमांडर, उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था बट वो कुछ नहीं कर सकता था। चलो ठीक है। उसने फिर नेपोलियन की आर्मी में से एक दुबला पतला इंसान बहुत थोड़ा शरारती लग रहा था, उसको बुलाया। उसने नेपोलियन से बोला कमांडर आपने मुझे बुलाया है। नेपोलियन ने कहा हाँ। नेपोलियन उस टाइम पे जेब में रुमाल रखने का शौक था, मतलब ऊपर वाली जो जेब होती है वहां पे रुमाल रखते थे। उसने वो रुमाल निकाला, क्लिफ पे लेके गया और छोड़ दिया, और उस सोल्जर को बोला जाओ लेके आओ। वो सोल्जर कूदने वाला था, नेपोलियन ने उसका कॉलर पकड़ के बहुत मुश्किल से बचाया। एंड इसको देखकर जो ऑस्ट्रियन कमांडर था बहुत शॉक हो गया। तो उस ऑस्ट्रियन कमांडर ने पूछा कि अरे भाई तुम्हें जान देने से डर नहीं लगता। तो उसने कहा लगता है, बिल्कुल लगता है। उसने कहा तुम पागल हो, कमांडर के कहने पे तुम जान क्यों देने तुले हुए थे। उसने कहा कि मुझे मेरे कमांडर पे पूरा विश्वास है, अगर मेरे कमांडर को लगता है कि उस रुमाल की कीमत मेरी जान की कीमत से ज्यादा है, इट मींस कि उस रुमाल में कुछ ऐसा है जो मेरे फ्रांस की रेपुटेशन को इंक्रीज कर सकता है। और नेपोलियन ने बोला भाई बहुत अच्छा भाषण दिया, अब तुम जाओ मेरी बारी। ठीक है। तो जब वो पर्सन गया तो उसने बोला, उसने ऑस्ट्रियन कमांडर को समझाया। उसने बोला सुनो सर, आप एक अच्छे कमांडर हो नो डाउट, आपके पास एफिशिएंट आर्मी है नो डाउट, आपके पास लार्जेस्ट आर्मी है नो डाउट, आपके पास सबसे अच्छे वेपन्स है नो डाउट,
लेकिन आपकी आर्मी आपके ऊपर बिलीव नहीं करती, आपके डिसीजंस पे बिलीव नहीं करती। और जहां पर ये डिलीमा आता है ना, वो डिलीमा काफी होता है आपके हारने के लिए, कि जब आप वॉर में होते हो तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता सोचने का, और अगर आपने डिलीमा क्रिएट किया अपने माइंड के अंदर तो आपका निशाना चूकेगा ही चूकेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी आर्मी स्ट्रांग हो तो सबसे पहले उन्हें आपके ऊपर बिलीव करना आना चाहिए। अगर वो आपके ऊपर बिलीव नहीं करते तो इन दैट केस बहुत मुश्किल है आपका जीतना। ठीक है, तो दिस इज अवर नेपोलियन। नेपोलियन ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ फाइट किया और धीरे 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 वो उन कंट्रीज के साथ जीतने लगा। 1804 के अंदर he crowned himself। 1804 के अंदर he crowned himself and called himself as emperor of Republic France। he called himself as emperor of Republic France। जबकि आपको पता है एम्परर और रिपब्लिक दोनों एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन फ्रांस नेपोलियन को ये पता था कि फ्रांस के लोगों को उनके राइट्स बहुत प्यारे हैं, इसीलिए उसने रिपब्लिक वर्ड को नहीं छेड़ा, उसने सिर्फ अपने आप को एम्परर बोलना शुरू किया। 1804 1804 में उसने कौन कौन से मेजर्स क्रिएट किए? 1804 के बाद इस तरीके से बैटल ऑफ वाटरलू होता है। बैटल ऑफ वाटरलू की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट। तो अगर किसी को डाउट है वो